दोस्तों, आज सेट नंबर 10 पढ़ा रहा हूं जो कि 19/3/2026 शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन, ये सबको आता है। अब एक दुकानदार ने 400 रुपया प्रति दर्जन की दर से 52 दर्जन वस्तु खरीदी और उसने प्रत्येक वस्तु को इतने में बेची। तो इस लाइन को यहां पकड़ो, प्रत्येक वस्तु को 58 की दर से बेचा, यानी सेलिंग प्राइस क्या है 58 एक वस्तु का। तो यहां पर 400 प्रति दर्जन, इसका कोई यूज नहीं। 400 प्रति दर्जन यानी जो सीपी हुआ वो 400 बटा 12 हुआ। बस अब इन्हें कैलकुलेट कर लो आंसर। सर उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको करना है 4 से ये जाएगा 100 बार में, 4 से ये जाएगा 3 बार में, इसका यहां मल्टीप्लाई कर ले, यानी 100 की चीज 8 त्रिका 24 ऐसे हुआ, 5 तिया 15 2 17, यानी 100 की चीज 174 में। तो बच्चा बच्चा जानता है 74% एज ए लाभ हो जाएगा। कहता है कितने वर्षों में 8400 पे 4% वार्षिक दर से 840 रुपए का साधारण ब्याज मिले। देखो मोटा मोटा अगर हम लोग ये कहें, मोटा मोटा आप ये समझो कि 8400 और 840, तो 8400 का 10% 840 होता है। अरे बोल दो हाँ, 10% और यहां 4, तो 10% बटा 4% 2.5% आंसर। सर ये क्या तरीका है? ये होते है तरीका। अगर आप नहीं कर पाते तो आप मुस्कुरा के आप ऐसे लिख दो, SI इज इक्वल टू PRT/100। साधारण ब्याज 840 है, प्रिंसिपल 8400 है, रेट दिया गया है, टाइम हमको निकालना है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 84 से ये 10 बार में गया, 10 बटा 4। अच्छा यहां परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे 100 से भाग दे दिया है, दैट्स वाई। तो मैं भाई 4 से जब यहां भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो ये वो बच्चा करता है जो पेपर में जाकर अभ्यास करता है, वो ऐसे करता है। और जो थोड़ा सा एक्सपर्ट है वो कैसे सोच रहा है? वो कह रहा है सर अगर हमने 8400 रुपया लगाया कहीं पर किसी बिजनेस में और 840 ब्याज मिल रहा है, तो सर सीधे इसका 10% मिल रहा है, सीधे 10% मिल रहा है। और ये 4% रेट के हिसाब से, तो सर 4% रेट है और उससे 10% हो रहा है, तो ये 2.5 सालों में ही हो सकता है। 4 + 4 और 4 का आधा 2। तो स्मार्ट बच्चा ऐसे ट्राई कर लेता है। देखिए शॉर्टकट आज की डेट में कुछ भी नहीं होता। जिस चीज को आप कई बार अभ्यास करते हैं वो आसानी से शॉर्टकट हो जाता है। समझे ही नहीं समझे? और बाकी कभी कभी शॉर्टकट बड़ा खतरनाक होता है। अब मैं आपको कल बताऊं, कल मैं रात को आनंद विहार से ग्रेटर नोएडा रात के 12:30 बजे वापसी कर रहा हूं। तो गाड़ी वाला हमसे कहता है, कैब वाला, कि यहां से आप जाएंगे तो वो, पर आप इधर नाले के बगल से हिंडन नदी के पास से रास्ता है, इससे जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। हमने कहा भैया रास्ते में अगर कोनो खड़ा हो गया ना तो फिर हम और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो शॉर्टकट बड़ा खतरनाक चीज होता है। हम तुमको जो मैप में दिखा रहा है उसी से चलो, ये नहीं कि नया रास्ता निकाल दो। और ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी जगह ऐसी जहां शॉर्टकट हैं पर वो जंगल टाइप का एरिया है, नहीं चलना चाहिए। चलिए अब समझो यहां क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन अगर आप सही से देखोगे 2024, 25, 26 से 100 बार के आसपास रेलवे के अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। ये नहीं कि सिर्फ एनटीपीसी, 100 बार के ऊपर आ चुका है, इतना फेवरेट है। अब इसका कला हो गई है। कला कैसे हो गई समझो। आपको पहले ये डेटा देखना है, 4/17, इसकी पावर पकड़ लो 5m + 15। सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ। अब यहां 4/17 यहां उल्टा है तो पावर भी निगेटिव हो जाएगी। यहां सही है
तो पावर वही 8 रहेगा, या उल्टा है तो पावर निगेटिव हो जाएगी, खत्म। बस ऐसे अब करना है। समझ गए मेरे भाई? अब यहां पर कुछ नहीं बचा। देखा ये जाए कि यहां से -1 आ गया, 15 -16 हो गया, और ये 15 तो -31 हो गया, 5 से भाग दे दोगे, ये m का मान आ गया। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन हमें ऐसे ही फास्ट करनी है। एक व्यवसाय में एबीसी के निवेश का अनुपात 3-5-4 है। कितना है? एबीसी 3-5-4 के रेशियो से अपना पूंजी जमा करते हैं। देखो क्वेश्चन में कहीं समय नहीं दिया गया, यानी जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्यारे दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो होगा। बोलो हाँ। तो यही एज ए कैपिटल रेशियो, यही एज ए प्रॉफिट हो गया। कह रहा कुल लाभ में से बीए को 15,000 देता है, तो यही प्रॉफिट, तो ऐसे करके एक्स लगा दो। बी ने 15,000 ए को दिया, यानी 3x प्लस 15,000 ए के पास आया। बी के पास 5x माइनस 15,000 आया, और सी के पास 4x ऐसे ही है। फिर कहता है ए का लाभ हिस्सा सी के लाभ हिस्से के बराबर है, यानी मेरे दोस्त ए का लाभ हिस्सा ये सी के लाभ हिस्से के बराबर है। अगर हम इन दोनों डेटा को बराबर करते, 4x ऐसे 3x, तो x आएगा, x बराबर 15,000 के आ जाएगा। फिर हमसे कहता है व्यवसाय का कुल लाभ कितना, 5 4 9 3 12, 12x, और यहां 15 के का गुणा कर दो, के मतलब 1000, यानी 180 के इज द राइट आंसर। कितना मेरे दोस्त? 180 के आंसर आएगा। तो बाकी आप समझ गए होंगे सही आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पर करना क्या है कि ये दशमलव हटाओ, ये 12/3 को 4 कहते हैं, ये दशमलव हटाओ, ये 24/6 को भी 4 कहते हैं। 4 4 8, यानी राइट आंसर आपके सामने। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 8 हो जाएगा। मुस्कुरा दीजिए कि हां सर हो जाएगा। यदि कोई नाव स्थिर जल में 12 kmph की चाल से चलती है और धारा की चाल इतनी है, तो कहता है नाव को धारा के अनुदिश 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ध्यान देना मेरे दोस्त। देखो, स्थिर जल में नाव की चाल, जिसे हम लोग U1 बोलते हैं 12 का, धारा की चाल को हम U2 बोलते हैं जो कि 3 है, और यहां कह रहा धारा के अनुदिश 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो धारा के अनुदिश का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहां पर उसी से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने। ए बी एक काम को 21 दिन में निपटा देते हैं, ये अधिकतर बार आया हुआ। ए अकेले उसी काम को 28 दिन में निपटा देता है। अब पहला उद्देश्य क्या होता है मेरे दोस्त? इसका एलसीएम। तो ये जो वैल्यू होती है वो 7 गुणे 3 होती है, और ये क्या होता है? 7 गुणे 4। एलसीएम में 7 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे लिखेंगे। 21 से तो इसकी क्षमता 4 आ जाएगी, और इससे भाग देंगे तो क्षमता 3, यानी ए कहता है सर जी मैं तो 3 लड्डू बनाता हूं, तो ए 3 लड्डू बनाएगा। तो सर बी कितना बनाएगा? तो दोनों मिलकर 4, यानी बी 1 लड्डू बनाएगा। सभी बोलो हां। यहां तक कोई आपत्ति किसी को? बोलो बोलो। कोई आपत्ति नहीं। अब एक बात को समझो,
बी एक लड्डू बनाता है, तो कह रहा बी अकेले उसी काम का 3/4 भाग, तो बी एक लड्डू बनाता है और 3/4 भाग यानी 3/4, 4 से 4 गया और ये 21 तिहाई 63, 63 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपके सामने। समझ गए मेरे दोस्त? ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के निकाय को हल कीजिए। देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ये सॉल्व होते हैं, ठीक है, फिर भी हम क्या करेंगे, ऑप्शंस का सहारा लेंगे। कोई भी एक इक्वेशन, जैसे मान लो इस इक्वेशन को डिसाइड किया, पहली वैल्यू ये रखा, तो p बराबर -1 तो ये प्लस का हो जाएगा, q बराबर 3 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, r बराबर माइनस। अब ये बताओ क्या ये -9 के बराबर आ रहा है? सर नहीं आ रहा है भाई। -1 रखा तो प्लस का, 3 दूना 6 हो गया और ये 6 LHS RHS नहीं, तो ये गलत हो गया। तो आप दूसरी वैल्यू रखो, p बराबर 1 रखोगे तो -1 हो गया, q बराबर तो ये -2 हो गया, ये रखोगे तो -6 हो गया। देखो, और ये -9 के, यानी आंसर ये होगा। एक बात को और याद रखना, भले आंसर आपका आ गया, आप अभी 2 इक्वेशन और चेक करोगे, अगर गलती से इनकी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो फिर आपके लिए मुद्दा है, आपको प्रॉपर और कॉन्सेप्ट की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, मैं बता देता हूं, होता है कभी कभार। p बराबर -1 रखो, थर्ड वाले में यहां पर रख रहे, तो ये प्लस का 1 आया, q बराबर -2 आ गया, ये 3 त्रिका 9 आ गया। चलो ठीक है, ये भी नहीं है इसलिए गलत है। ठीक है, लास्ट वाला ट्राई कर लो, p बराबर 1 रखो, q बराबर 2 और r बराबर, ठीक है, ये भी नहीं है। तो यहां पर अब हमें डरने की बात नहीं है, b इज द राइट आंसर। a और b के वेतन का अनुपात 4 और 5 है। यदि a का वेतन 20% की वृद्धि की जाए और b के वेतन में 10% की कमी की जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात बेसिक क्वेश्चन है। सर कैसे? देखो 4 और 5 के रेशियो में है, ये रेशियो में है, कई तरीके से कर सकते हैं। अगर a के वेतन में 20% वृद्धि तो इसका 20% निकाल के जोड़ दो, 20% यानी 80 पैसे हुआ, यानी 4 रुपए 80 पैसे आ गया। और बी के वेतन में 10% कमी यानी 50%, 50 पैसे कम कर दो तो 4.5 रुपए, दशमलव हटाकर 3 से भाग दे दो तो 16:15 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, 16 और 15। बात समझे कि नहीं समझे? चलो और समझो। दया, कोई बच्चा ऐसे लगा रहा है, कोई ऐसे भी लगाए तो भी सही है। कह रहा है ए के वेतन में 20% वृद्धि तो 120% हो गया, और बी के वेतन में 10% कमी यानी 90% हो गया। अब यहां पर आपको करना क्या है कि 40% मतलब 30% चौका, 30 चौका 120, तो ये 30 चौका हो गया, 30 तीना हो गया, 4 चुकू 16 और 15, तो 16-15 का रेशियो हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए और सीखेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक विद्यालय में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों को, यानी एक तो ट्रेंड और अनट्रेंड, ठीक है, जिनका रेशियो 5:3 है। ट्रेंड और अट्रेंड शिक्षकों का वेतन, जो ट्रेंड है उन्हें 4 रुपए मान लो मिलते हैं और जो ट्रेंड नहीं उनको 1 रुपए मिलते हैं, 4:1।
ये एम्प्लॉय की संख्या है और ये उनकी सैलरी का रेशियो है। अब हमसे कहता है एक महीने में सभी शिक्षक, चाहे ट्रेंड हो चाहे अनट्रेंड हो, कुल वेतन 4,60,000 रिलीज होता है। तो भैया इनका गुणा कर लो, तो ये 20 हो गया, इनका गुणा कर लो, ये 3 हो गया, इसी का रेशियो। तो ये हमारा 23 बराबर 4,60,000, तो 460 के लिख सकते हो। के मतलब 1000, के मतलब 1000, तो 1 बराबर 20 के आ जाएगा। तो हमसे कहता है आप प्रशिक्षित शिक्षकों का कुल वेतन, तो मेरे दोस्त इनका कुल वेतन चाहिए, तो बस 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर 60 के। 60 इज द राइट आंसर, 60 इज द राइट आंसर। अब यहां आप सोचो कि सर 3 का मल्टीपल, तो सारी वैल्यू 3 का मल्टीपल है, समझे कि नहीं? तो बेटर वे यही है कि आप ऐसे ही करके जाएं, 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर 60 के। ये क्वेश्चन हमने अलग से आपको सिखाया हुआ है सर, अलग से एलसीएम एचसीएफ का एक स्पेशल वीडियो डाला था जहां 20 क्वेश्चन हमने कराए हैं, 24 सेटों के 20 क्वेश्चन, वहां पर जरूर सीखना, ठीक है? अभी तो बताएंगे बताएंगे। देखो, धनात्मक पूर्णांक हल ए और बी क्रमित युग्मों, देखो एक युग्म बोला जाएगा तो आंसर अलग है, लेकिन जब क्रमित युग्म बोला जाएगा तो आंसर अलग है। यह बात अच्छी से याद रखना। की संख्या ज्ञात करो जो इस प्रकार है, ए और बी का एचसीएफ 28 है, तो जो पहली संख्या होगी मेरे दोस्त वो 28x होगी, दूसरी संख्या होगी वो 28y होगी, और दोनों का योग 868 होगा। याद रहे कि जो एचसीएफ x और y का है वो 1 रहेगा, बाकी संख्याओं का एचसीएफ ऑलरेडी 28 हमें गिवन है। अब यहां 28 से भाग दोगे तो x प्लस वाई बराबर 31 आ गया, और ये भी याद रखो 31 एज ए क्या है, प्राइम नंबर। तो जो शॉर्टकट होता है इन दो संख्याओं का योग का, अगर इन दो संख्याओं का योग एक प्राइम नंबर है, सुनना क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 31 में एक कम कर दोगे 30, यानी इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, वो सीधे 30 हो जाएंगे। और अगर इसके पेयर बोला जाए, पेयर कितने होंगे, तो वो 15 होंगे। सर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे हम और आप गाड़ी चलाएं तो हम भी चला सकते हैं आगे बैठकर और आप भी चला सकते हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में काउंट हुआ। पेयर हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, वो पेयर हो गया। अभी नहीं समझ में आया, समझो x प्लस वाई, ये बस याद रखना यहां प्राइम नंबर भी होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने 1 रखा तो 1 और 30 का योग भी 31 और इनका एचसीएफ भी 1, और लेकिन यहां ऑर्डर्ड पेयर में जाओगे तो 30 और 1 का भी योग क्या होगा, इसको भी आपको काउंट करना पड़ता है, ठीक है? अब जैसे 2 29 का योग, 3 28 का योग, 4 27 का योग, तो देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे करके यहां पर हम लोग पहुंचेंगे 15 और 31 का योग, सॉरी 15 और 16 का योग, तो ये 15 पेयर यहां से 15। अब उल्टा, क्योंकि यहां तक तो पेयर है, पेयर नहीं ऑर्डर्ड पेयर, तो अब हमें पलट वाला भी काउंट करना पड़ेगा, 16 और 15, ऐसे करके हमें उल्टा जाना पड़ेगा 30 और 1 तक। समझ गए? तो जब बड़ा कोई क्वेश्चन होता है, जैसे ये बड़ा है, इतना पेपर में सोचने में समय, तो इसकी ट्रिक होती है कि यहां अगर प्राइम है तो एक कम, ऑर्डर्ड पेयर 30, और अगर पेयर तो जस्ट उसका आधा, ठीक है? बहुत सारा बच्चा इसमें 15 आंसर मार के आएगा।
एक जगह हमने थंबनेल देखा तो इस क्वेश्चन को कहा जा रहा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, ये ओल्ड है, जवाने से RS अग्रवाल वाली किताब में भी छपा हुआ है और रेलवे NTPC में आ भी चुका है 2021 वाले में। ठीक है, या ग्रुप डी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, मानचित्र का पैमाना इतना है। यानी पैमाना, अभी समझाते हैं पैमाना क्या। देखो जब आप कोई मैप बनाते हो, अगर प्रॉपर परफेक्ट मैप, तो वहां पर डिस्टेंस भी आपकी बिल्कुल सटीक रखी जाती है कि 10 मान लो 20 किलोमीटर की दूरी तो ऐसे इतना, 10 किलोमीटर का इतना, मतलब उस हिसाब से पैमाना सेट किया जाता है। तो यहां पर एक पैमाना सेट किया गया मैप के अंदर कि जो 1 सेंटीमीटर की दूरी अगर मैप में दिख रही है उसका मतलब इतना सेंटीमीटर, ये पैमाना है। तो हमसे कह रहा 4 सेंटीमीटर की दूरी, तो भैया जैसे समझ गए ना, 4 सेंटीमीटर तो 4 का गुणा यहां, तो बस 4 का यहां, तो ये वैल्यू हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर में। अभी सुनना, आंसर कह रहा है किलोमीटर में बताओ, हम कह बताएंगे। अच्छा ये बताओ, सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में मीटर में बनाना है तो अब हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। ये मीटर में हो गया, और मीटर को किलोमीटर में बनाना है, मतलब समझ गए ना, तो अब हमें 1000 से भाग देना होगा। यानी इससे 1 लाख से, सेंटीमीटर से आपको किलोमीटर में बनाना है तो 1 लाख का भाग देना होता है, मोटा मोटा। अब पहले 4 का गुणा कर लो, ज्यादा है तो 4 त्याय 12, 24 1 25, 2 हासिल, 16 2 18, 1 हासिल, 36 और 1 37, 3 हासिल, 4 दूना 8 3 11, 1 हासिल, और 8 चौक 32 और 1 33। 1 लाख से भाग दोगे तो यहां, तो ये हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। 33.17 यानी 33.18 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे देवता? किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, दर्ज कराइए अपनी आपत्ति। एक बच्चा कह रहा है इंजीनियरिंग में पढ़ा है, चलो अच्छी बात है। एक कह रहा है ALP CBT2 के लिए क्या करो, अरे जितने भी लेटेस्ट एग्जाम में लगाओ, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, कुछ भी आ जाएगा, लेटेस्ट के पूछे हुए क्वेश्चन। गिरीश ने एक परीक्षा में 441 अंक प्राप्त किए, जो कि पूर्णांक के 30% से 75 कम है। समझे नहीं? यानी 30% मार्क्स क्या होंगे आप बताओ। मेरे 30% मार्क्स मेरे इतने आए, लेकिन इसके 30% से इतना कम, तो ये मार्क्स मुझे दोगे तब मेरे 30% आएंगे। यानी इसमें 75 आप जोड़ दोगे, 5 और 1 6 हो गया, 7 4 11 हो गया, 516। यानी 30% की वैल्यू 516 हो गए। अब कहता है कि भैया उसी परीक्षा में उसके मित्र यानी आपके 688 अंक आए, तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत, या तो आप पहले 1% निकालो फिर सेट करो, या इन्हीं में देखो कोई काला जादू बन रहा है। तो आपने कहा बिल्कुल बन रहा है सर। 17 त्याय 51, 17 चौको 68, तो सर ये 172 का 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ? 3 दूना 6, 17 त्याय 51, और ये सर 4 गुना हुआ। देखो, तो बस बच्चा समझ गया कि ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। समाज 3 को 30%, तो 4 को 40% मुस्कुरा के बोल देगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सरल आ गया। पहले टफ था, ये क्वेश्चन 2025 में NTPC में भर भर के आए हुए हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक छाप देता है कि 2% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट। तो जनरली बच्चा इसमें इस फॉर्मूले का सहारा लेता है।
इस फॉर्मूले का सहारा लेता है? बोलो हां। ठीक है, उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित करता है। तो 100% अधिक तो प्लस का 100, और उसके बाद क्या है, 2% ओवरऑल उसको लाभ चाहिए। डिस्काउंट दिया गया तो y का डिस्काउंट दिया गया, तो यहां पर 100y/100 ऐसे। कुदरत की माया देखिए, इस 100 से ये 100 गया, यहां जाओगे तो 2 घटाओगे 98 आया, और ये हमारा 2y आया, यानी y बराबर 49 आया, 49 आया। तो 49% इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त, किसी को कोई आपत्ति नहीं? बाकी बेसिक तो आप जानते हो इसका, सिंप्लीफिकेशन तो सिंपली आ रहा है, ग्रुप डी के अच्छे आए हुए हैं सिंप्लीफिकेशन, इसमें सरल है। देखो, इससे इसको भाग दे दो तो 4 आएगा, बाहर माइनस लगा है, यहां -9 लगा है, 8 चौक 32, ये भी माइनस हो गया, 32 4 36, 36 9 45, माइनस का 45 हो गया। तो सही आंसर आपके सामने, सभी बोलो हां। देखो, एक बच्चा कह रहा है कि ये अल्ट्रा ट्रिक मेथड क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं, मेथड सभी अच्छे होते हैं, मैटर क्या है कि हमें पहले कोई चीज अच्छे से सीखना चाहिए, फिर उसमें हमें तरीके ढूंढने चाहिए। अब बताओ, इसमें अल्ट्रा ट्रिक मेथड लगेगा? बता दो। तो एक बंदा कहेगा लग जाएगा, लगाने को सब पॉसिबल है, पर क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अब एक क्वेश्चन है, जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a+b की वैल्यू दी गई तो उसका स्क्वायर करके उसको घटा के तुरंत आंसर। अब उसमें टिक दुनिया भर का लगाओगे, समय की बर्बादी। और देखिए, आपको आना सब चाहिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्टकट का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस है, नथिंग स्पेशल। यदि किसी बटन का बहुलक 48 है, माध्य 72 है, तो माध्यिका क्या? अब देखो, कितना भी आप कुछ जानो, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा। कौन सा? इंपैरिकल फॉर्मूला, कि बहुलक इज इक्वल टू 3 टाइम्स माध्यिका के और 2 टाइम्स माध्य के। तभी बोलो हां, तभी तो तैयार होगा। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका के 2 गुना माध्य के। अब यहां आपको वैल्यू रखनी है, और यहां पर एक चीज समझो, अगर आपको 3 माध्यिका चाहिए तो अब आप चाहो तो स्टेप गैप कर लो। स्टेप कैसे? भाई, ये 48 हो गया, 72 दूना 144 हो गया माइनस का, ठीक है, इसको लाकर सीधे यहां जोड़ दो, 192 हो गया, और 3 से भाग माइंड से ही दे दो, 64 आंसर, खत्म। नहीं समझे? बया, देखो, स्टेप ही गैप करने की कला है, कि ये यहां आ गया तो 192 हो गया, अब इस 3 से भाग दोगे तभी तो माध्यिका मिलेगा, 64 माध्यिका आ जाएगी। पर इस फॉर्मूले को लिखने के बाद ही आप कुछ कर सकते हो, समझ गए? ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो कितना प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन आया है। एग्जाम में इसकी रेटिंग 5 स्टार है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी कर ही नहीं पाओगे, हम लोग करेंगे, ठीक है। एक नाव स्थिर जल में 7 kmph की चाल से चलती है। तो स्थिर जल में क्या होती है? नाव की चाल होती है, जिसे हम U1 बोलते हैं, वो 7 है। कह रहे नाव 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, और फिर 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है। यह देखा गया कि लगा कुल समय धारा की चाल 2 kmph तेज होने पर प्राप्त लगने वाले समय से इतना कम है।
इतना कम है। अब समझो क्वेश्चन कहां जा रहा है, अभी समझ में भी नहीं आया होगा आपको, अभी समझ में आएगा। अगर आप 40 किलोमीटर धारा की दिशा की ओर जाते हो तो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, यानी नाव की चाल के साथ साथ हमने धारा की चाल को x मान लिया, ये होगा। फिर 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाओगे यानी अप स्ट्रीम, तो 40 ऐसे 7 माइनस एक्स, ये समय क्या है वो नहीं लिख रहा हूं मैं अभी। फिर कह रहा है यह देखा गया कि इस यात्रा में लगा कुल समय धारा की चाल 2 kmph तेज हो गई, यानी x से अब x+2 हो गई। तो उस केस में अगर आप 40 किलोमीटर धारा के साथ जाओगे तो ये दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी दया, तो कहोगे 9 + x हो जाएगी। और धारा के अगेंस्ट जाओगे तो साथ में x+2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 5 - x। इसमें जो लगने वाला समय है t, उससे ये जो समय है t वो कह रहा 560 मिनट कम है, तो 560/60 घंटा में कन्वर्ट कर लो, तो माइनस का 28/3 ये बात निकल के आई। आप विश्वास मानो मेरे दोस्त, अगर मेरे पर 1% ट्रस्ट करते हो, अगर मैं इसमें ऑप्शंस ना दूं ना तो आप 5-7 मिनट के अंदर आंसर नहीं निकाल सकते हो, कोई चारा ही नहीं, कोई चारा ही नहीं है। क्लियर है पहली बात। अब इसमें करना क्या है और समझो, पहले इन दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर कैसे, पहले ये आएगा तो ये 40 + 9 + x ऐसे, 40 - 5 - x ऐसे। अब लगा लो अल्ट्राटेक मेथड, हाँ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, बाकी ट्रिक जहां लगनी होती है अपने आप बच्चा लगा लेता है, सारा खेल कॉन्सेप्ट। अब यहां पर क्या है मेरे भाई, ये 28/3 हो गया। क्या कोई दिक्कत मेरे भाई? अब सोचो क्या करेंगे, तो हमारी खोज है कि हम ऑप्शंस के पास जाएंगे। देखो ऑप्शंस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मोटा मोटा याद रखना, तो आपका फर्ज क्या होना चाहिए कि जब वैल्यू रखो तो नीचे 3 का मल्टीपल बन जाए। इसका मल्टीपल बन जाए 3 का, तभी आप आगे बढ़ना। तो ये क्या बात कर रहे हो, अभी समझ में आएगा। देखो इसमें पहले जो आप चेक करना चाहो 4 और 3 को चेक करना, ये दशमलव वाले तो बाद में खेलना, क्योंकि ये तो वैसे भी टफ कर देंगे हमको, ठीक है, ये वैसे भी टफ कर देंगे। 3 या 4, अगर चलो वैसे आंसर 3 है तो मैं पहले 4 से चेक करता हूं, ठीक है, क्योंकि आंसर 3 है वो मुझे भी मालूम है, तो मैं 4 से चेक करता हूं पहले। समझो 40 ऐसे, 9 4 नीचे 13 आ गया, 40 ऐसे, 5 में से 4 गया नीचे 1 आ गया। अभी समझाता हूं क्या, 40 ऐसे, 7 और 4 जोड़ोगे तो 11 आ गया, और 40 ऐसे, 7 में 4 गया तो 3 ऐसे आ गया। बोलो हां। तो देखो एक चीज समझो, अब यहां पर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त यहां एक 3 का मल्टीपल आ गया जो मैं ज्ञान दे रहा था, देख लो क्या आ गया, 3 का मल्टीपल हमारे सामने आ गया। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कि ये इसके बराबर आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 40 को बाहर ले लो, एलसीएम में 13 गुणे 11 गुणे 3 ऐसे ही आ जाएगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। 13 से भाग दिया तो 11 × 33 ऐसे आया,
यहां नीचे 1 है तो 13 गुणे 11 गुणे 3 ऐसे ही आ जाएगा। अभी समझना, अभी यहां 11 से भाग दिया, यहां 11 से भाग दिया तो 33, 40 गुणे 33 आ जाएगा। यहां 3 से तो 13, 3 से 13 गुणे 11। अब इसे कैलकुलेट नहीं करना, बस ये बता रहा हूं। अब देखो, एक सेकेंड, ज्यादा खिचड़ी नहीं पक गई? कोई बात नहीं, यहां एक मिस्टेक हुआ है, उसको भी सही कर दूंगा। एक तो 40-40 हमने झोंक दिया है नशेबाजी करके, ठीक है, ये चीज 40 लिखनी नहीं थी। 11 से भाग दिया, 13-39। देखो इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, ये नीचे का 11 कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है, ये है, लेकिन ये नहीं, ये नहीं, तो ये जाना भी नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये नहीं, अब क्या 3 हो सकता है? तो इसको वेरीफाई करेंगे, फिर से रख के देखेंगे, समय की बर्बादी करेंगे। 3 रखा तो 40 और ये 12 हो गया। 40, 5 में 3 गया, 2 आ गया। पेपर में बना नहीं होगा बच्चों से, मैं साफ बता रहा हूं, टीचर तो बाद में बना के दिखाएगा। 7 3 10 ऐसे हो गया, 40 ऐसे, 7 में से 3 गया, 4 आ गया। अब थोड़ा सा और कैलकुलेट करो, और देखो यहां पर हमने नियम क्या, 3 का मल्टीपल, तो ये 12 3 का मल्टीपल बना है, इसलिए प्रॉपर चेक। थोड़ा बहुत काटना चाहो तो काट लो। यहां पर 4 से ये 10 बार में गया, 10/3, ये 20 आ गया, ये माइनस का 4 आ गया, और ये माइनस का हो जाएगा 10। तो देखा जाए 20 में 6 चला गया, तो ये 10/3 ऐसे, मतलब 20 में 14 गया तो 6 आएगा, तो 6 18 और 10, 28/3 आंसर ये हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त याद रहे, पेपर में जब ऐसी इक्वेशन बन रही हो, आपका फर्ज क्या है कि इसको बाद में करो, जब बिल्कुल फ्री बैठे हो, वरना एक क्वेश्चन आपका 1 साल बर्बाद करेगा। सर 1 साल क्या, भर्तियां जानते हो, एनटीपीसी मान लो ये आए तो फिर अब अगले साल वाले में जाओगे, सीधी सी बात है, और टेंशन अलग से। तो जिसने इसको स्किप किया होगा एग्जाम सेंटर में, वही बेहतर बंदा है, और इसीलिए पढ़ा जाता है। समझ गए? चलिए, एसएससी स्कैनर पे क्लास लेंगे, पहले ये सब चीजें खत्म हो, हम भी फ्री हो, तब चालू करते हैं। एक पार्क में एक ध्वज स्तंभ है, ध्वज स्तंभ 30 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि ध्वज स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो यहां पर ये 90 है, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। पहले बोलो हां। तो कह रहा है ध्वज स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 90 के साथ जब 30 देखते हो तो आपके ब्लड में आता है √3, 1 और 2 का रेशियो। और देखा यह जाए 30 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति देखता है, तो ये जो √3 बराबर है, ये 30 मीटर के है, एक बराबर आ जाएगा 10√3 के। और हमसे ऊंचाई पूछी गई, तो 10√3 इज द राइट आंसर। सही आंसर आपके सामने। ठीक है, अब मेरे दोस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, हर सेट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बच्चा कह रहा जो हमसे नहीं बनता छोड़ देते हैं। देखो हर पेपर में एक आध क्वेश्चन ही होता है, और जो नहीं बनता ऐसा नहीं है, आपको वो क्वेश्चन आता है, आप इसलिए छोड़ रहे हो कि आपका समय वेस्ट हो रहा है। जो नहीं बनता छोड़ देते, वो बात नहीं होनी चाहिए, पेपर पूरा आना चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसमें लगाने में इसमें समय बर्बाद होगा, तो हम इसको टच ही नहीं करेंगे, इस पैटर्न को अभी।
लेकिन वो आना चाहिए, तब होता है सिलेक्शन मेरे भाई। कह रहा जो नहीं बनता छोड़ देते, अरे अब कौन कह रहे हैं, अब बनने तो सारे चाहिए ना। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में। अब ये क्वेश्चन में तगड़ा क्यों है, क्योंकि हमें एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, देन आफ्टर आंसर। तो यहां 1 मिनट से ये अधिक समय इसमें लग जाएगा, 1 मिनट से अधिक समय लग जाएगा। तो हमारा काम क्या है, पेपर टाइम पहले छोड़ेंगे, बाद में समय मिलेगा तो लगाएंगे। देखो, कहता है फ्रीक्वेंसी है 6 19 x 5 y जो कि 59 है। हमने कहा ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम x प्लस वाई ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है। अब यहां 19 6 25 5 30, तो यहां प्लस का 30 आएगा, ये 29 है, तो 59 है, 59 में 30 घटा दोगे तो ये वैल्यू निकल आएगी 29। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या किसी को कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत? ये फ्रीक्वेंसी का सभी का सम 59 है, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई लिख दिया, 19 6 25 5 30, तो 59 में हमने 30 को कम कर दिया, 29 चिपका दिया। इक्वेशन 1। अभी सुनना, कुदरत की माया है कि थोड़ा सा सरल क्वेश्चन है कैलकुलेशन में। अब देखा जाए 0-20 इंटरवल है, इसके योग का आधा 10 आएगा, इसका 30 आएगा, अब 20 का अंतर है ना, तो इसका 50 आएगा, इसका 70 आएगा और इसका 90 आएगा। जनरली ये क्वेश्चन में माध्य है, तो मीन का जो फंडा होता है वो कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी इनका गुणा करके फिर उससे भाग देकर वो 50 के बराबर करना। लेकिन ये क्वेश्चन सरल है और इसका तरीका दूसरा भी है। दूसरा क्या है दया, वो समझो कि 50 माध्य दिया गया, तो यहां पर भी 50 दिया गया है, ना दिया जाता तो उससे घटा के भी लिखते, जैसे एक सेट में आया भी है। तो हमने कहा माध्य 50 है, तो ये 10 50 से कितना कम है, आपने कहा सर -40 कम है। ये कितना कम है, तो -20 कम है। यहां तो इसका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, कितना ज्यादा, तो प्लस का 20 ज्यादा, कितना ज्यादा, तो प्लस का 40 ज्यादा। अब इनका गुणा करके 0 करना होता है। 6 चौक 24 -240 आया, 380 माइनस का हो गया। ये अपने आप में सेम है, तो अंतर 0 का, तो यहां कोई फर्क नहीं, ये निपट गया इसमें। 20 गुणे 50 100 हो गया, और 40 गुणे तो ये 40 वाई हो गया, और ये 0 के बराबर हो गया। अब सुनना मेरे भाई सुनना, 100 इसमें घटाओगे, माइनस का 280 आएगा, 280 240 520 हो गया, यानी 40 वाई बराबर 520 के। 13 चौको 52, यानी वाई बराबर 13 की हो गया। वाई बराबर 13 की, अगर y बराबर 13 की है तो x बराबर 16 की हो जाएगा, क्योंकि 16 13 29, 16 13 29, तो x और y दोनों मिल गए। अब उठाकर रख दो, तो 16 सत्ते कितना होता है 112, और 13 78, और जोड़ोगे 190। ईमानदारी से बताना, क्या 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा, 2 भी लगा होगा या 3 भी लगा होगा, समझ गए? तो ये आता हुआ क्वेश्चन, पर आना चाहिए, ठीक है। बाद में समय मिलेगा तो की बात अलग है, और यही इसका शॉर्टकट प्रोसेस है। बाकी जिनको आंसर रटे तो वो भले टिक मार आए, वो बात की बात है ना, प्रॉपर ये प्रोसेस से ही बनने वाला है। एक्स भी निकालना पड़ेगा, वाई भी निकालना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। हाँ, अब थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग की ओर जाना चाहे तो हल्का सा दिमाग भले लग सकता है कि ये अगर 6x है, जो नहीं बाद में बैठ के टीचर सॉल्व करता है, फिर पेपर यूट्यूब में काला जादू सिखाता है आके, उसकी बात बता रहा हूं।
तो टीचर कहेगा ये 6x है, ये 6y, x एक्स्ट्रा है, योग में 29, तो इसमें 6 का गुणा कर लो, तो ये 180 के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा, 170 होगा नहीं, 182 होगा नहीं, 190 में इसे फर्जी टिक मार दे, बच्चा भी खुश, बस खुशी है और कुछ नहीं। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है सीजीएल के सेट दीजिए, चलो हम आपको बता दें, सीजीएल के 2024 के भी सेट लगवाए हैं हमने, 23 के भी लगवाए हैं, सीएचएसएल भी लगवाया है, ठीक है, इसी चैनल में। जब से सीजीएल ने मना किया है क्या कि हमारे जो आंसर की आएगी, ठीक है, वो यूट्यूब में नहीं पढ़ाना है, तो हम तब से नहीं पढ़ाना बंद कर दिए मेरे भाई, ठीक है, बात समझ में आए। और फिर आप कहोगे सर सारे टीचर तो करा रहे हैं, देखो वो करा रहे हैं, वो टीचर के साथ साथ बिजनेसमैन भी है और अच्छे लोग भी हैं, उनके पास है पैसा, टीसीएस कहेगा 1 करोड़, तो वो देने में सक्षम है मेरे भाई, फाइन तो इतना ही लगना है, अच्छा वकील भी करना है, बात समझ में आए, इसलिए वो खुल के करा रहे हैं। बाकी कुछ वैसे भी टीचर करा रहे जिनके पास नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, कि जो नोटिस निकाला है उसको फॉलो भी करना चाहिए, समझेगा नहीं समझे, ठीक है। हाँ ये है कि जैसे कोई किताब पढ़ा रहे तो पब्लिकेशन पे थोप दो मुद्दा, भाई ये किताब में छपा था तो हमने पढ़ा है, हमें क्या मालूम पेपर में आया, वो बात की बात है, समझे नहीं। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सुब्रत द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से हो तो कितने वर्ष में वो धनराशि स्वयं की 8 गुनी, तो देखो 8 वर्ष में दुगनी, देखो 8 वर्ष में 2 गुनी, पहले बात को समझना, और स्वयं की 8 गुनी हो जाए, 8 गुनी का मतलब 2 की पावर 3, तो इस 3 का इस 8 में गुणा कर दो, 24 आंसर। सर ये कैसे, नहीं समझे भाई, मेरे पास पी रुपए हैं, 8 वर्ष के बाद वो 2 गुना हो जाते हैं, 2p, पी लगाया 2p पाया 8 वर्ष में, तो अब हम 2p पैसा लगा देंगे तो 4p हो जाएगा 8 वर्ष में, अब 4p लगाएंगे, जस्ट डबल हो रहा है ना, 8p पैसा हो जाएगा, 8 त्रिका 24 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया है और ज्ञानी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, 2-3 ज्ञान लग जाएंगे इसमें, देखो मगर प्यार से, यहां पहले पढ़ो और डायग्राम अच्छा बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। चक्रीय समलंब पी क्यू आर एस में तेरा पी एस और क्यू आर समांतर हैं, ये लाइन थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद यहां पर समलंब बोला गया, फिर यहां समांतर है, तो कुछ ऐसा आप डायग्राम बना सकते हैं। देखो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अभी समझना, मैं एक एक चीज बताऊंगा। यहां पर कहता है पीएस और क्यूआर समांतर हैं, पीएस क्यूआर समांतर है, ये डायग्राम है। बाकी हम लोग जानते हैं कि ट्रैपीजियम जो होता है समलंब चतुर्भुज, उसमें ये दोनों समांतर ही होते हैं, बोलो हां। अब यहां लिखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक सर्कल में बनाया गया और उसके चारों पॉइंट टच किए गए हैं सर्कल में, तो ये डायग्राम होता है। तो अगर चक्रीय समलंब, तो एक सर्कल के अंदर एक समलंब बनाना है, उसके चारों पॉइंट सर्कल को टच करना है, उसके बाद पीएस क्यूआर के समांतर है, तब उसका नामकरण करना है।
ये बात क्लियर है? अब सुनो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है कि आमने सामने के कोणों का सम क्या होता है दया? 180 होता है आमने सामने के कोणों का। जैसे ये P और QR का सम क्या होगा? 180 होगा। अच्छा, एक और बात समझो, ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई साइक्लिक की, साथ में एक प्रॉपर्टी और लग रही है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। देख रहे हो दया? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी दो दो प्रॉपर्टी लगी। एक तो ये लगेगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये, और एक साइक्लिक में आमने सामने। अब हम लोग आंसर की ओर कि अगर इसे ये 85 कहता है तो ये एंगल 95 हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। और उसके बाद दया, इससे ये एंगल की ओर जाना है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। इन दोनों का सम 180, तो ये फिर 85 हो गया। और ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। वो देखो, तो हमसे यहां कहता है कि भैया QRS क्या? 95 95 85, 95 95 95 85, 95 95 85। दिस इज द राइट आंसर। तो यहां ज्ञान लगेगा, हमने सब एक्सप्लेन कर दिया है। समझ गए? अरे बोल दो मेरे देवता, हां सर, हां सर। ग्रुप डी का कोई बैच ही नहीं लॉन्च किया जो एप्लीकेशन में दिखाएगा। ठीक है, अब लाएंगे धीरे धीरे करके, अब बैचेस ही आने, अब अगले महीने से नए नए बैच लॉन्च करेंगे। अच्छा, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ग्रुप डी 2025-26 में लगभग ये क्वेश्चन 30 से 40 सेटों में आया है। कितने सेटों में? 30 से 40 सेटों में। और अभी ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन 40 बार रेलवे के अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। 40 बार मिनिमम बता रहे हैं, ज्यादा ही हो जाएंगे, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग। अब क्या है? चतुर्भुज ABCD में A और B के समद्विभाजक OP मिलते हैं। अब कैसा भी चतुर्भुज बना लो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा आ जाओ, ऐसा ऐसा, और नामकरण जैसा बोल रहा है ABCD। अब सुनना, चतुर्भुज ABCD में A B के समद्विभाजक OP मिलते हैं, यानी प्रॉपर्टी भी यही है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर मेरे दोस्त, यहां OP मिलते हैं। तो अगर आपसे कभी ये कह दे कि प्रभु ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, तो वो इन दोनों एंगल के योग का आधा होता है। यानी आप प्रॉपर्टी को जानते हैं तो आप कहेंगे AOB एंगल, रटो नहीं क्योंकि यहां नाम बदलते रहते हैं, बस ये एंगल इन दोनों के योग का आधा, मोटा मोटा। तो ये यहां पर एंगल D प्लस एंगल C के योग का आधा हो जाएगा। अब हमको कह रहा है AOB सर 41 डिग्री है, एंगल D प्लस C हमको चाहिए, तो डिवाइड बाय दो, 41 दूना 82 इज द राइट आंसर। तो पूरी प्रॉपर्टी समझा दी, प्रूव नहीं की, प्रूफ अलग है। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त आपको आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ये तीसरी बार करा रहा हूं, 10वां सेट चल रहा है, ये तीसरी बार करा रहा हूं, ये तगड़ा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब अपने जो नोट्स बना रहे हो तो वहां एक बार बनाया है तो वहां लिख देना कि अब ये 3 बार हो गया, कोई सिंबल बना बना के फिर आगे। अब देखो क्वेश्चन सरल है, ABC मिलकर एक निश्चित कार को 36 दिन में निपटा देते हैं। अभी तीसरी बार एक तरीके से सेटों में तो समझ ही रहोगे। B और C मिलकर उसी काम को 48 दिन में, ठीक कह रहा है B की दक्षता A से 75% अधिक है, तो A B की एफिशिएंसी हमको बोली गई है। क्या बोली गई दया? एफिशिएंसी। B की दक्षता A से 75% अधिक है। 75% मतलब होता है 3/4, यानी A
जब 4 लड्डू बनाता है तो 20 7 लड्डू बनाएगा, यानी 100 की चीज 175, 25 चौका 25 सत्ते। फिर हमसे यहां कहता है क्या एबीसी मिलकर 15 दिन तक कार्य करते हैं। तो देखो कार्य हमेशा एक होता है एज ए 100%। एबीसी उस कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/36, तो 15 दिन में कितना करेंगे तो 15/36 कार्य निपटा दिया एबीसी ने। तो यानी कितना निपटाया, तो उन्होंने निपटाया 5/12 कार्य, तो काम बचेगा कितना 7/12। ये कार्य बचा। अब कह रहा है ये कार्य बचा, कह रहा है बी शेष कार्य बी अकेले कितने दिन में निपटाएगा, तो बी को इतना काम निपटाना है, इतना कार्य बी को निपटाना है 7/12, 7/12। सर अब क्या करेंगे। अब इसकी खासियत देखो, मैंने अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, जो बोला है बस वही चिपकाया है। अब हम दिखाएंगे ज्ञान क्या होता है। देखो पहले हम जा रहे टोटल वर्क निकालने, वो कैसे निकालेंगे समझो। इसका एलसीएम ले लो 36 और 48 का, 12 हैं 36, 12 चौक 48, तो 144 होगा। इससे 4 क्षमता, इससे 3 क्षमता, यानी बीसी 3 लड्डू बनाते हैं और तो ए 1 लड्डू बनाएगा। बोलो हां, बीसी 3 लड्डू तो ए 1 लड्डू बनाएगा। ये मोटा मोटा हो गया इस हिसाब से। अच्छा एक और चीज समझना, ए एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, बनाने कितने 144, यानी 144 दिन में ए ने सारे लड्डू बना दिए। अब अगर हम इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करें, अब वहां अलग है। अब ये यानी ए किसी काम को 144 दिन में करता है। अब ये एफिशिएंसी उसके बाद लिखी कि बी की दक्षता ए से अधिक है, तब सारा कांड है। तो देखा जाए अगर ए टोटल वर्क बनाए, अब तो टोटल वर्क 144 गुणे 4 दिन, ये अब इसके बिहाफ पर, क्योंकि एक दिन में ए 4 लड्डू बनाता है, 144 दिन अगर काम कर रहा है तो इतना लड्डू बनाएगा। अब क्योंकि इसी से ए से बी निकालना है, पहले बात समझो। अब यहां पर हमसे कह रहा है जो बी है वो 7/12 काम कर रहा है, तो वो टोटल वर्क है उसका 7/12 काम करेगा बी। और बी कहता है सर जी मेरी क्षमता तो 7 लड्डू बनाने की है पर डे। कितने लड्डू 7 लड्डू। तो मेरे देवता यहां 7 से और भाग दे दो, 7 से 7 गया, 12 से ये कितनी बार में 12 बार में, 12 चौक 48 इज द राइट आंसर। तो पेपर में जिन्होंने पहली बार देखा होगा तो खेला हो गया होगा, वो आप समझ ही रहे होगे, 48 इज द राइट आंसर। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है, अभ्यास से ही होगा। ठीक है, 90% आप स्टेप जानते थे, 10% ही खेला था इसमें। ये मयूरी वाला नहीं मेरे भाई, वो ग्रुप डी 2018 के बाद कहीं पूछा ही नहीं गया। वो एक अलग लेवल के जहरीले क्वेश्चन थे, वो तो और तगड़े क्वेश्चन थे। एक बेलनाकार टंकी का आयतन इतना है, यदि टंकी की ऊंचाई 14 है तो टंकी का व्यास कितना। अब बताओ आयतन वाला मुद्दा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर तो चाहिए, एच 14 जो कि 1584 के, काट लो मेरे भाई मुस्कुरा के। 11 से ये 2 बार में गया, 11 एकम 11, फिर 48 44 ये ऐसे हो गया। फिर देखो 7 से ये 2 बार में, 4 से इसको भाग दे दो तो आर स्क्वायर बराबर 36 के, आर बराबर 6 के। तो टंकी का व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास तो 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा। जल्दबाजी में हम 6 भी मार सकते हैं। पहले बोलो हां, अब और सुनना मेरे भाई, ये एक तगड़ा क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आज जवाब है बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर क्या हम यूनिट प्लेस वैल्यू से कर लें, क्या सर हम डिजिटल सम से कर लें, क्या सर हम प्रोसेस से कर लें।
यही जवाब है। कई बच्चों को ये जवाब, देखो सारे मेथड अच्छे होते हैं, बस लगने चाहिए। तो इस जवाब को आज यहां देखना, इसमें थोड़ा समय लगेगा, घबराना नहीं, ठीक है। कई सेटों में यहां सेकंडों में आंसर आ गया, यहां मिनटों में आएगा, और हो सकता है डिप्रेस भी हो जाओ, ठीक है। 3 स्टार क्वेश्चन है, यहां थोड़ा सा तगड़ा है, हम सारे कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे। देखो, हाँ लगे चाहे ना लगे वो बात की बात है, सिखाएंगे सभी से। देखो पहला तरीका जो आज की डेट में इस पे चल रहा है, यूनिट प्लेस चल रहा है। कैसे? ए में 46 सदस्य हैं, बी में 15 सदस्य हैं, सी में 11 सदस्य हैं। एबीसी में औसत यानी 496 ऐसे, 106 ऐसे और 406 ऐसे। तो जो पहली ट्रिक वायरल है और कुल मिलाकर 80% क्वेश्चन में लग भी रही है, यूनिट प्लेस। 6 गुणे 6, 36 का 6 आया, 6 पंचे 30 यानी 0 आया, और 6 एकम 6 ऐसे आया। यहां यूनिट जोड़ लो, 6 5 11 12 का 2 आया, ऊपर भी 12 का 2 आया, नीचे भी 2 आया। तो इसमें किसका गुणा करें कोई वैल्यू जिससे यहां ऊपर 2 बन जाए? तो पहली वैल्यू तो आपके सामने 1 ही दिख रही, 1 रखोगे तो ये बन जाएगा। क्या 6 से नहीं बनेगा? 6 दूनी 12, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, यानी ये दोनों आंसर हो गए और ये मेथड फेल भी हो गया। अब 9 में 9 दूनी 18 नहीं, और 3 दूना 6, यानी अगर 50-50 खेलना है तो अब इन दो में खेलना है। ये दो ऑप्शंस पहले मेथड से एलिमिनेट हो गए। तो अभी तक ये काम कर रहा था, बच्चा खुश था। फिर जब ये फेल हो जा रहा था, जैसे ये फेल हो गया, तो फिर हम कहां जाते हैं? डिजिटल सम की ओर। डिजिटल सम में हमने कैसे बताया वो भी समझो। 46 गुणे 496 प्लस 15 गुणे 106, चाहो तो यही शॉर्ट कर लो, पर मैं शॉर्ट यहां नहीं कर रहा हूं, यहां करके दिखाऊंगा। और नीचे आ गए तो 46 प्लस 15 प्लस 11। तो जब ये फेल हो रहा था तो हम इस मेथड की ओर जा रहे थे, ठीक है। आज ये भी फेल हो सकता है, समझे नहीं? नियम, और ये प्रॉपर इसका नियम है। अब डिजिटल सम 6 4 10 का 1 हो गया, 9 हटा दो, 6 4 10 का 1 हो गया, यानी ये 1 हुआ। 15 यानी ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 का 1 हुआ, ये 2 हुआ, यानी ऊपर देखो तो 1 हुआ, 7 संग 42 का 6 हुआ, और यहां 2 एक कम तो ये 2, यानी ऊपर 9 हो गया। ये 1 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 2 हुआ, ऊपर भी 9 हो गया, नीचे भी 9 हो गया। कुदरत की माया है कि नीचे अगर 9 हो जाए तो किसी भी वैल्यू का आप गुणा करोगे वो 9 का ही मल्टीपल बन जाएगा। फिर भी आत्मा नहीं मानती। देखो 4 और 1 5, 9 के भाई डिजिटल सम है तो ये भी 9 पना 45 और 4 5 वो भी 9 हो जाएगा। यहां पर भी ये 9 का खुद ही मल्टीपल है, 9 गुणे 9 81, वो भी, यानी यही दो ऑप्शंस बने रहेंगे। यानी यहां पर ये फेल हो गया। यहां पर क्या हो गया? दया फेल हो गया। अब कुछ बच्चा कहेगा सर फेल हो गया तो अब क्या करें? प्रॉपर सॉल्व करो। अच्छा, मैंने जो बताया जनरली क्या होता है कि हमें नीचे डिजिटल सम अगर हमें प्रॉपर लगाना है तो नीचे कभी 3 का मल्टीपल नहीं बनना चाहिए, बनता है तो उसको काट के करना चाहिए, ये नियम होता है। तो फिर इसमें हमें और मेहनत करनी पड़ जाएगी कि हम काटने बैठे, तो ये मेथड अब काम नहीं करेगा। अपने पास स्पेस नहीं तो इसको भी निपटा दिया, मेथड तो देख ही लिया। तो सर अब क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं, सॉल्व करेंगे। कैसे? अब देखो, मजा आएगा। अब सॉल्यूशन सरल है इसका, एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन सरल है, वरना इसका सॉल्यूशन भी टफ होते हैं। अब आपका वही मेथड काम आएगा जो आपने सबसे पहले सीखा हुआ है। क्या? इनमें से एक वैल्यू डिसाइड करो जो कि इसके आसपास कोई भी, तो हमारे लिए बेहतर ये है 406 डिसाइड कर लिया कि माना इसका एवरेज 406 और ऐसे प्लस लगा दिया। इससे ये कितना कम है? तो किसी ने कहा माइनस का 300 कम है। इससे ये कितना ज्यादा है? तो किसी ने कहा 90 ज्यादा है। इसका गुणा कर लो,
9 चौको 54, 5 हासिल, 36 5 41, 1440 ये आ गया, 300 ये तो 4500 हो गया माइनस का, और इधर वाले में तो कोई मुद्दा ही नहीं। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी 46 15 11, तो ये हो जाएगा कितना, 15 60 70 72 हो जाएगा। अब आप देखोगे 406 ऐसे आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 360 बटा 72 सिंह, 72 से ये 5 बार में जाएगा, 406 में 5 गया तो 401 आंसर आएगा। अब बता दो मेरे भाई, तो इसीलिए मैं कहता हूं पहले आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। जो ये सदाबहार, ये हमेशा लगेगा, पर अब यूनिट प्लेस लग रहा है तो उससे भी जल्दी निकाले, डिजिटल सम लग रहा है तो उससे भी जल्दी निकाले। अब इसमें भी जहरीली वैल्यू होती है, यहां सरल है, अब यहीं पर हल्का सा बदलाव कर देता भाई, 496 की जगह 498 कर देता, हमको और डस लेता, क्योंकि यहां 9 का गुणा करना सरल है और फिर गुणा करना कठिन है। यहां 106 की जगह 107 कर देता, तो 299 गुणे 15, तो वो भी समय लग सकता है। समझ गए मेरे भाई, मतलब समझ गए ना, कहने का मतलब क्या है। तो हमें सब सीखना है। अरे मेरे देवता, हर बार तो शॉर्टकट बताया है, इसमें नहीं लग रहा तो बताओ हम क्या करें, बताओ कौन सा झोंक दें। 3 मेथड बता रहे कि 2 मेथड फेल हो गए इसमें, तब थोड़ा शॉर्टकट बताओ। कब बताया नहीं का, नहीं लग रहा बताओ हम क्या करें मेरे भाई, ठीक है। ज्यादा शॉर्टकट चक्कर में तभी तो खेले हो रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये शॉर्टकट है, 7 9 11, इसका औसत कितना हो जाएगा 9, क्यों, क्योंकि 7 9 11 तो जोड़ने की जरूरत नहीं, ये आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में, सभी में समान गैप है, तो ये इसका औसत होगा। अब एक बच्चा कह रहा है हम इतना भी नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे कर लो, 9 11 कितना, 20 7 27, 3 से भाग दिया 9, ओरल भी हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे सेटों में ये क्वेश्चन सरल है, लेकिन यहां टफ है, यहां टफ है, कैलकुलेटिव है और करना पड़ेगा। देखो, एक सेल के दौरान 35% माल, तो हमने मान लिया जो टोटल माल है वो 100 यूनिट है, इसका 35% तो यानी 35 ही होगा। कह रहा 12% लाभ पर, शेष माल का 40%, तो शेष माल कितना, 100 में 35 गया तो 65 आया, इसका 40% भाई, 20% 13 और 40% 26, तो 26 कह रहा 37% लाभ पर, 37% लाभ पर। फिर कह रहा उसके बाद शेष माल 38% की हानि पर, तो बचा कितना 39, और ये 38% की हानि पर। अब सुनना मेरे भाई, अभी खेले पे खेले हैं, अब ध्यान दो, तो ऊपर आ रहा है 35 गुणे 22, फिर 26 गुणे 37, और फिर 39 गुणे 38, और नीचे आपको 100 से भाग देना है और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है। अब यहां पर कैलकुलेशन में देखो, कैलकुलेशन में तो डिजिटल सम की ओर एक बार बढ़ जाइए तो बेहतर लगेगा। देखो पहले देखते हैं, ये 8 हो गया, ये 4, 8 चौक 32, 8 8 चौक 32, 3 2 यानी ये 5 हो गया, ये 10 का 1 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हटा दो इसका, 8 3 11 मतलब 2 हुआ, 3 दूना 6, और नीचे 100 यानी 1, तो ये 8 5 13, 13 में से 6 गया, यानी डिजिटल सम 7 आना चाहिए। और कुदरत की माया है कि एक ही साथ है तभी खुशी है, वरना तो खेला कि 5 4 9, ये है नहीं, 8 6 14, 14 मतलब 1 और 5 नहीं है, और ये नहीं है। यहां ये लॉजिक काम कर गया, कैलकुलेशन बचा ले गया,
वरना दया समझो 35 गुणे 22 प्लस 26 गुणे 37 माइनस 39 गुणे 38 फिर 100 से तो हमको डस लेगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहां हमें बचा ले गया। रूल आप जानते हो, डिजिटल सम अगर परफेक्शन के साथ सीखना है तो डिजिटल सम प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब पे सर्च कर लो, तगड़ा वीडियो मिलेगा और रेलवे के क्वेश्चन ही सॉल्व किए हुए होंगे। अरे मेरे भाई 2 घंटा पढ़ा के डाल रखा है यूट्यूब पे, अब हर बच्चा के लिए तो अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। हमें चलो ऐसा करेंगे, ढूंढ के हम आज फिर से टेलीग्राम में डाल देंगे, जाके देख लेना देवता। ठीक है, तो वहां पर रेलवे के क्वेश्चन को ही प्रॉपर सॉल्व किया गया 3-3 4-4 तरीके से। यहां कह रहा है इसका उभयनिष्ठ मूल बताइए, यानी कॉमन रूट्स क्या होगा। अब कॉमन रूट्स तो आप जानते ही हो मेरे भाई, समझे, जैसे माइनस प्लस तो इसमें रूट्स क्या होंगे, प्लस प्लस 110 तो 10 गुणे 11, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। यहां माइनस से गुणा कर दो तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 110 इज इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस का एक और सिंबल आएगा, ये भी माइनस माइनस तो रूट्स होंगे प्लस माइनस, और याद रहे यहां बड़ा वाला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने सिखाया था अलग से, लगभग 3 लाख लोगों के आसपास देख भी चुके हैं उस वीडियो को, जाके देख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रकाश सर मैथ करके। ठीक है, तगड़ा वीडियो है, उसमें हमने ये प्लस माइनस के सिंबल भी तगड़े समझाए हैं। माइनस माइनस तो प्लस माइनस होता है, 110 तो 10 गुणे 11, इसका अंतर है ही है, 11 यहां आएगा 10 यहां आएगा, तो कॉमन रूट्स की बात कर रहा है, तो यही 11 11 दोनों में कॉमन है, मुद्दा खत्म। ये इक्वेशन आया। अब देखो इसमें जो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है किसकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वहां 2 गुना पूछा जा रहा है, पर इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर जी ये होता है, कई सारे होते हैं जिसमें हमारा ये वाला काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसने वैल्यू दी है ना, इसलिए ना देता तो हम अलग ढंग से बनाते हैं, जो वैल्यू दे रहा है तो रखना पड़ेगा। हाँ देखो, ये फॉर्मूला हमको याद होता है, यहां पर हमसे पहले ये चीज एक तरीके से इसका दुगना पूछा जा रहा है, तो यहां से एक्स वाई जेड किसकी आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 30 की आएगा, यहां रखोगे तो ये वैल्यू माइनस के 90 हो जाएगी, एक्स वाई जेड 30, 30 गुणे 3 माइनस 90 हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो 10 हुआ, फिर यहां पर ये 38 है, एक्स माइनस वाई तो ये भी हमें 31 दिया जा रहा है, तो देखा जाए 38 में 31 जाएगा कितना आया 7, ये 70 हुआ, 90 उधर चला जाएगा, 70 90 कितना हुआ 160 हुआ। अरे बोलो हाँ। और मेरे भाई ये जो 160 आया, 70 90 160, तो वो इसकी वैल्यू है, लेकिन हमसे दुगना पूछा गया तो 2 का और गुणा कर दो, 320 इज द राइट आंसर। सही आंसर आपके सामने, समझ गए मेरे दोस्त। चलिए एक और क्वेश्चन समझो, ग्रुप डी के सेट कराएंगे, चिंता मत करो। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें कुछ नहीं है, एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दल ने त्रिकोणीय मॉनिटरिंग जोन बनाने वाले 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए, वो इतना इतना ग्रिड है, ठीक है, और जहां प्रत्येक ग्रिड 1 किलोमीटर को दर्शाता है, इसका क्षेत्रफल, तो बस चुपचाप क्षेत्रफल निकालना है। जब कोऑर्डिनेट दे देता है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट दे देता है, तो क्षेत्रफल निकालने की कला आप जानते हो, 2 5 ये, तो जैसे पहले से ये लिखा तो लास्ट में भी ये लिख दो, और क्रॉस वाले सिस्टम से निकाल लो। सर वो कैसे, 2 ऐसे 40 ऐसे, तो 2 माइनस 40 ऐसे आया, प्लस 9 थे 72 माइनस 4 आया, 5 चौका 20 में से 18, ये आ गया। अब इसे कैलकुलेट और कर लो, हाँ बढ़िया से कर लो, आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर लो,
देखो यहां से प्लस का 2 आएगा, यहां से 68 हो जाएगा, यहां से 38 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे माइनस का होगा, 30 आएगा, 2 32, यानी 1/2 32 के, तो ये 16 आएगा। याद रहे ये 16 आया, यहां 1 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 16 गुणे 1 तो 1 किलोमीटर। अगर ये कह देता जहां प्रत्येक इकाई 3 किलोमीटर तो फिर उसको तिगुना कर देते, समझ गए, और पॉजिटिव में आंसर आता तो 16 किलोमीटर इज द राइट आंसर। आशा है आपको सेशन बेहतर समझ में आया होगा, बोलो हाँ।